Hello, good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. Today we will discuss about a measurement of mass and their ranges, measurement of time, then accuracy, precision of instruments, and errors in measurements. But before we start, we will discuss about the previous lecture that we have studied. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स बाय ओसेक ओसेक एटम्स में जो हमने उसका डायमीटर निकाला था वो हमने पढ़ा था. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ मेज़रमेंट ऑफ मास एंड देयर रेंजेस. तो मेज़रमेंट ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, मास इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये हम कैसे कह सकते हैं? क्यों कि एवरी बॉडी इन द नेचर विच हैविंग अ स्पेस एंड मास विच इज़ कॉल्ड अ मैटर. सो दैट इज़ वाई ऑल द मास विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैटर. तो ये जो प्रॉपर्टी आती है, मास एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस. तो मास एक ऐसी चीज़ है जो ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना प्रेशर पे, ना लोकेशन पर, वो कहाँ पर वो सिचुएटेड है इन स्पेस, यानी इस पूरे यूनिवर्स में. नाउ एसआई सिस्टम ऑफ मास इज़ केजी. जैसे हमको मालूम है एसआई सिस्टम ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम. नाउ थर्ड पॉइंट, वाइल टू मेजर मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इट्स डीलिंग विद द किलोग्राम. अगर हम किसी मास, किसका, एटम का और मॉलिक्यूल का मास मेज़र करते हैं तो किससे डील करते हैं? किलोग्राम से, विच इज़ अ कन्वीनियंट यूनिट, जो कि हमारे लिए एक बहुत कन्वीनियंट यूनिट है. तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? इन सच अ केस वी रिप्रेजेंट मास एज अ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट AMU, है ना, which has been established for expressing the mass of atom as one unified atomic mass unit, यानी 1 AMU, 1 U is equals to 1/12th part of the mass of an atom of carbon 12 isotope, यानी 6C12 including the mass of electron. यानी जो 1 AMU की यूनिट है वो क्या है? 1 AMU का जो वेट है वो कितना है? 1/12 पार्ट ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ 6C12. तो जो वो निकल के आता है वो क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. दिस इज 1 AMU. ओके, नाउ अब दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. मेज़रमेंट ऑफ टाइम. हाउ टू मेज़र टाइम. अगर हमने टाइम, आपके मन में अगर टाइम के मैं पूछूं कि कितना टाइम है, तो आप अपने मन में फिजिकल बना लेंगे कि एक क्लॉक का डायग्राम है या सुई, उसकी जो निडल है वो बनाएंगे. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. टू मेज़र अ टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक. आज के समय में तो क्लॉक है, लेकिन जब क्लॉक नहीं थी तो कैसे हमने टाइम को मेज़र किया? What is the basic funda to measure the time? So we know the atomic standard of time, which is based on periodic vibration produced in cesium atom. यानी जब हमारे पास क्लॉक्स वगैरह नहीं थी तो साइंटिस्ट ने टाइम को मेज़र करने के लिए जो सीजियम एटम में जो वाइब्रेशंस होती हैं उस वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करके सेकेंड बनाया. तो द मेजरमेंट ऑफ टाइम विच इज़ बेस्ड ऑन, दिस इज़ द बेसिस ऑफ सीजियम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक. सीजियम क्लॉक को हम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं क्योंकि सीजियम एक एटम है. दैट इज़ वाई वी रिप्रेजेंट एन एटॉमिक क्लॉक. और एटॉमिक क्लॉक क्यों बोलते हैं? सीजियम एटम में वाइब्रेशंस होते हैं, उन वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करके हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कितने सेकेंड्स का है. सच स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल इन लेबोरेटरीज. ऐसे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेजरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो आज लेबोरेटरीज़ में मौजूद हैं. In a cesium atom clock, seconds is taken as the time needed 9192631770 vibration of a radiation to the transition between
हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। यानी ये जो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, इतनी वाइब्रेशंस की रेडिएशंस का होनी चाहिए, ट्रांजिशन होनी चाहिए बिटवीन हाइपरफाइन एंड अपर लेवल। अगर ग्राउंड स्टेट और अपर लेवल के बारे में बात करें तो इतना वाइब्रेट होकर उसकी जो रेडिएशन निकलती है सीजियम एटम में 133 एटम में, तो वो एक टाइम रिप्रेजेंट करती है 1 सेकेंड का। ठीक है, लाइकवाइज वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्स। अब आप एक जो क्वार्ट्स है जो सभी क्लॉक्स में यूज़ होता है, वो उसमें भी वाइब्रेशंस होता है और उस वाइब्रेशंस की वजह से सेकंड्स, मिनट और आवर्स की सुइयाँ चलती हैं। ओके, ड्यू टू एक्यूरेसी ऑफ सीजियम क्लॉक इट इज़ अप्रूव्ड बाय NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू IST। इसको किसने अपनाया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ने भी अपनाया है। नाउ मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। In our country, the NPL has responsible to maintain and improvement of physical standard, including that time of frequency। हमारे जो कंट्री है और NPL है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको चेंज करे, मेंटेन करे, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो भी मापक हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड, वो उसमें इंक्लूड करे फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी आप जानते हैं कि मीन्स मोर करेक्टनेस, प्रिसिशन यानी एरर और प्रिसिशन में कितना एरर आ रहा है वो प्रिसिशन होता है, और एरर्स का मतलब तो जानते हैं गलतियाँ, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। मेजरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट। हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ को मेज़र करना वो एक फाउंडेशन है किसी भी एक्सपेरिमेंट्स का साइंस में, एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट और किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कंटेन सम अनसर्टेनिटी। सपोज कीजिए हमने मेज़र किया कोई चीज़ और वो पूरी तरह प्रॉपर वे में नहीं आई या प्रॉपर मेज़र नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज़ कॉल्ड एरर, मीन्स जो हमें वो चीज़ मिली नहीं। सपोज़ कीजिए कि 1 किलोग्राम का कोई एक वेट है और जो आजकल जो एनालॉग वेग है, एनालॉग मीन्स डिजिटल नहीं है, तो जो शॉपकीपर होता है वो अंदाजे से करता है, एक्यूरेटली नहीं वो चीज़ होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एन एरर, है ना। तो विच इज़ कॉल्ड एन इज ऑल्सो कॉल्ड अनसर्टेनिटी। नाउ एवरी कैलकुलेटेड विच इज़ बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो हैज़ एरर्स। यानी जो वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है उनमें से भी एरर होते हैं, तो वी शैल डिस्कस बिटवीन टू टर्म्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। अब यहाँ पर हम टू टर्म्स डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होता है? द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजरमेंट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। या एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू कितने क्लोज है, कितने पास है, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ओके, नाउ प्रिसिशन टेल अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी ट्रू वैल्यू में और जो क्लोज वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको हम प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक, ट्रू वैल्यू और जो क्लोजेस्ट वैल्यू है ना, उसको बीच की जो वैल्यू उसको हम प्रिसिशन बोलते हैं। क्या, या सीधे इसको ये मान लीजिए कि एक जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो अंतर है वो एक प्रिसिशन हो गया। ठीक है, यानी इतने की और ज़रूरत थी तो वो एक्यूरेट हो जाती, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रिसिशन। नाउ अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज सिस्टमैटिक एरर्स एंड सेकेंड इज रैंडम एरर्स। आज हम सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में बात करेंगे। सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में निकलने वाले एरर्स, आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर, तो वन डायरेक्शन में समझ रहे हैं ना आप कि एक ही डायरेक्शन में, यानी कि या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी की तरह, आइदर यस और नो। हाँ, नाउ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होते हैं? दैट अराइजेस फ्रॉम एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन। या तो उनकी इंस्ट्रूमेंट की इम्परफेक्ट डिज़ाइन हो या कैलिब्रेशन, या
जो मेज़रमेंट में जो कैलिब्रेशन का जो स्केल है वो अप एंड डाउन हो, यानी 0 पॉइंट लाए नहीं किया हो, कोइंसाइड नहीं किया हो। देखते हैं आगे। ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 0 एरर्स इन द इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ थर्मामीटर में बी इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड, इट में रीड 104 सेंटीग्रेड। यानी एक टेम्परेचर हमने मेज़र किया थर्मामीटर से, उसने जो टेम्परेचर रीड किया वो था 104 सेंटीग्रेड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, जब वाटर बॉयल हो रहा था। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेर इट शुड बी रीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन उसको रीड करना कितना करना चाहिए था, 100 डिग्री, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इन वर्नियर कैलिपर द 0 मार्क्स दे मे नॉट कोइंसाइड ऑफ द मेन स्केल। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो मेन फंडा क्या है, हो सकता है कि जो थर्मामीटर का जो 0 मार्क्स का जो लेवल है वो 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा हो, 1 से कर रहा हो या 2 से कर रहा हो, तो वो वहाँ से रीडिंग दे रहा हो, तो इसकी वजह से ये एरर्स आ जाते हैं फॉर द डिज़ाइनेशन और कैलिब्रेशन। ठीक है, सो इन कुछ चीज़ों को जो डेलिबरेटली कैलिब्रेट नहीं होती और इम्परफेक्ट डिज़ाइन की वजह से ये जो एरर्स आते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।